हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज देव यादव। और दोस्तों, अभी तक हम राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ चुके हैं। उसमें भी अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी मैं आपका एक आधार, एक बेस तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। कई बातों को हमें ज्योमेट्री के लिए भी छोड़ना है। यहाँ पर हम जो फिगर्स यहाँ पर देख रहे हैं ट्राइंगल, इनका हम यहाँ तो 30% देख पाएंगे, हम ज्योमेट्री में 70% वहाँ पर हैंडल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कई चीज़ों को मैं क्वेश्चंस के बीच में सोल्व कराऊंगा, जो क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, मैं उनको उनकी PDF भी आपको जो है प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको जो है आज तो नहीं, कल के लेक्चर में आपको ट्राइंगल के ही लगभग 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे मिल जाएगा, ठीक है। टॉपर टेम्पल नाम से आप सर्च कर लिया कीजिए। अगर लिंक विंक से इस तरह से आप नहीं जा रहे हो तो एक ही ग्रुप है टॉपर टेम्पल नाम से, और वो जो है उससे ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ डाल देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं यूट्यूब पर पूरा ही मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाइए, विश्वास रखिएगा। MP पुलिस, MPSI, देखो मैं चाहता अपनी वीडियो में मैं दूसरे एग्जाम्स का भी जिक्र कर देता, लेकिन मेरा अभी के लिए उद्देश्य सिर्फ MP पुलिस, MPSI है, इसलिए मैं उसका चर्चा कर रहा हूँ। वरना आप चाहे जिस एग्जाम में बैठ जाइए, मेरे मैथ्स से बाहर जब आप PDF में दूंगा आपको क्वेश्चंस की, तो आपको खुद एहसास होगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। किसी भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे में बैठिए, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए। तो बस बदले में मुझे आपका थोड़ा सा भावनात्मक लगाव चाहिए। वो ये कि आपको वीडियो रोज देखना है, नोट्स बनाना है। दूसरा ये है कि मुझे बताइएगा कमेंट्स कर कर, कहीं मैं ज़्यादा एडवांस तो नहीं जा रहा, कहीं मैं ज़्यादा बेसिक्स तो नहीं जा रहा, बेसिक्स पर तो नहीं हूँ। मतलब आपको प्रॉपर वो चीज़, मतलब मेरा उद्देश्य हमेशा पढ़ाने का एक ही रहता है। मैं बार बार बोलता हूँ, और बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं वाकई में दिल से बोलता हूँ ये बात कि मैं जब पढ़ाऊँ तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि बच्चा मुझे एग्जाम हॉल में याद करे कि हाँ, देव सर की वजह से हमारे अच्छे खासे नंबर जो है वो बढ़ गए। तो मेरा बस वही प्रयास रहता है। इसके लिए आपको रोज वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप इतना कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उनमें जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आज का जो टॉपिक दोस्तों हम उठाने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ओके, तो समबाहु त्रिभुज पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, सबको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? बिल्कुल सर, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। और सर हमें यह भी पता है, चूंकि उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए उसके तीनों जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, सही है। अब अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं, और चूंकि एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री के कोण हो सकते हैं, अगर आप सभी कोणों को जोड़ दें तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री हो सकता है, टोटल होता है। तो अगर सभी कोण बराबर है तो 180 डिग्री के 3 बराबर हिस्से करेंगे तो कितना कितना आएगा? 60-60। यानी कि एक जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, इसका प्रत्येक कोण दोस्तों कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, वो भी कितना है? 60 डिग्री का है। चलिए, तो ये तो हुआ समबाहु त्रिभुज, जो कि सबको पता है परिभाषा, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में जो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप समबाहु त्रिभुज पर ऊंचाई यानी हाइट में जो पढ़ाऊंगा, उसमें इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बस आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए तो ही नहीं आएगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है लिखाऊंगा। तो ऊंचाई या शीर्षलंब, ऊंचाई यानी होता है हाइट, शीर्षलंब यानी होता है अल्टीट्यूड। और मतलब की अगर बात करें तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आप कभी भी ऊंचाई शब्द का जिक्र करते हैं, तो ऊंचाई हमेशा एक सीधी रेखा होती है दोस्तों। ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है? हमेशा एक सीधी रेखा होती है, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और शीर्ष लंब इसी को कहते हैं, शीर्ष से खींचा गया लंब, शीर्ष लंब यानी परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल वो भी बनाएगा, यानी ऊंचाई बराबर शीर्ष लंब, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हो सर? बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु, अभी आप जब पढ़ेंगे उसी की ही तरह, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई या शीर्षलंब
क्या होते हैं? ये माध्यिका यानी मीडियन और मध्यिका, मीडियन या कोणार्धक होते हैं। सर ये क्या बोल दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो मैंने ये बोला है आपसे कि आप एक समबाहु त्रिभुज में एक ऊंचाई खींचते हो, और ऊंचाई का ही मतलब शीर्षलंब है। आप एक समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई खींचते हो ना, तो ये जो आपने ऊंचाई खींची है ना, ये मध्यिका का काम करती है। मध्यिका क्या होता है हमें पता है, मध्यिका एक ऐसी रेखा होती है ये जिस भी भुजा पर गिरती है उसके बराबर दो हिस्से कर देती है। यानी कि अगर मैं इनको नाम दे दूं, इस वर्टेक्स को A, इसको B, इसको C और इसको D दे दूं, तो अगर ये AD ऊंचाई है तो AD माध्यिका भी है। कब? जब समबाहु त्रिभुज होगा। तो BD जितना होगा उतना ही क्या होगा, DC होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। फिर सर आपने बोला ये कोणार्धक का क्या मतलब है? अरे भाई कोणार्धक का मतलब है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि जो आप ऊंचाई खींचते हो, जो आप ऊंचाई खींचते हो, ये कोणार्धक भी होती। कोणार्धक होने का मतलब क्या? हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन सर अभी आपने बोला कि ये तो कोणार्धक है, ये जो रेखा है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। यानी कि कोणार्धक यानी कोण को आधा आधा बांट देने वाली, चूंकि ये 60 डिग्री है ना, तो यानी कि ये रेखा 33 डिग्री के दो हिस्से इसके कर देगी। सही है क्या? ठीक है, क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हो गया सर। चलिए भाई, दूसरा पॉइंट आपको यहां पर ये ध्यान रखना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये ऊंचाई है यानी ये कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? 90 डिग्री का कोण बनने वाला है, और इस तरफ भी 90 डिग्री का ही बनेगा। सही है ना? ठीक है, यहां पर एक समबाहु त्रिभुज में आपको एक बड़े काम की बात मिलने वाली है, वो ये है कि देखो इसके जो, अगर आप एक ट्रायंगल को देखें ADB में, यहां के एंगल देखो 30, 60, 90, यानी समबाहु त्रिभुज में वो जो मैंने आपको 30, 60, 90 की जो थ्योरम बताई थी, 30, 60, 90 की जो थ्योरम बताई थी, वो आपको यहां पर बहुत ज्यादा काम में आने वाली। जो मैंने आपको 30, 60, 90 डिग्री की जो थ्योरम बताई थी वो आपको यहां पर बहुत ज्यादा काम में आने वाली। क्यों आने वाली है वो सुनिए। आपके हिसाब से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? एक वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, हम उसको निकालते हैं कि वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज में वो आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो निकाल लिया ना तो बहुत सारी बातें जो आपको याद नहीं करना पड़ेंगी वो अपने आप आ जाएंगी। 30, 60, 90 डिग्री में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा मान लो क्या है, 10 मीटर है। 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, 10 मीटर है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इसका डबल होगी, यानी 10 का डबल क्या हो गया, 20 मीटर। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, वो होगी जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना 10, उसमें आपको √3 से गुणा कर देना है, यानी 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी 10√3। मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, चूंकि आप केवल आप इस ट्रायंगल पे बात करोगे, चूंकि इसके देखो दो हिस्से हो गए ना, उस तरफ की बात नहीं कर रहे, आपको इस तरफ देखना है ADB में। तो देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, BD। मान लो कि आपको ये मान पता हो कि ये 10 मीटर है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, BD 10 मीटर है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी ये जो AB है ये कितनी होगी, 20 मीटर। ठीक है, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, 30 डिग्री के सामने जो भुजा है उसमें √3 से गुणा कर दो, यानी 10 में √3 से गुणा हो जाएगा तो 10√3 आपको AD का मान मिल जाएगा। चलिए, तो 30, 60, 90 डिग्री से हम देखो क्या क्या निकाल सकते हैं। मैंने जो है देखो क्या किया कि ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी मैंने भुजा इसकी मानी है दोस्तों क्या, A। इसकी भुजा मैंने क्या मानी है, A। अब जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज है तो तीनों ही भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होने वाली। सही है, और यहां भी क्या होगा, ये A ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों भुजाएं होंगी। मुझे एक और बात बताइए कि जैसे आपने ये शीर्षलंब खींचा है, अल्टीट्यूड खींचा, तो ये तो माध्यिका है। माध्यिका है मतलब अगर B से C तक
ध्यान से सुनना, बी से सी तक का मान क्या माना, ए माना, भुजा को ए माना है, बी से सी तक क्या है, ए है। तो मुझे बताओ बी से डी तक ये आधा आधा बढ़ जाएगा, मान लो ये 20 होता तो 10 इधर 10 उधर होता। अब चूंकि बी से डी तक में ये कितना हो जाएगा, a/2। ये दोस्तों ये a/2 लिखा है, मुझे नहीं पता रेड पेन वीडियो में कैसा दिख रहा है, पर मैं बनाने के बाद समझूंगा उसको। अभी आप समझ जाइए क्या लिखा है, a/2, a/2 यानी a का आधा, b से d तक a का आधा होगा, और बाकी का जो बचा आधा होगा वो कहां जाएगा, d से c तक। सही है क्या, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2-3 फॉर्मूले बताए थे मैंने पहले लेक्चर में, कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। सही है क्या, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1/2 आधार क्या है, बी से सी तक ये इसका आधार है कि नहीं, बी से सी तक ये इसका आधार है कि नहीं, है ना, ठीक है। हाइट ऊंचाई क्या, यानी एडी का मान चाहिए, ऊंचाई क्या, एडी का मान चाहिए। अब देखो आपको त्रिभुज देखना है ए डी बी, ऊंचाई आसानी से निकाली जा सकती है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, a/2 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, a/2। तो जो 60 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 60 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा निकालने के लिए हम करते हैं क्या, जो 30 डिग्री के सामने भुजा है ना a/2, उसमें √3 से गुणा कर देते हैं। क्या अभी अभी हमने ये सीख लिया है, बोलो। तो यानी कि हमें इसकी ऊंचाई मिल गई है दोस्तों कितनी, a/2 √3। सही है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, a क्या है, भुजा/2 इंटू √3। लेकिन ये अपने आप भी याद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक समबाहु त्रिभुज है, नीचे भुजा ए है, फिर जब आप उसकी ऊंचाई खींचेंगे तो भुजा का आधा हो जाएगा। अब चूंकि भुजा का आधा होगा तो ये 30 डिग्री के सामने होगी, और जो ऊंचाई है वो 60 डिग्री के सामने मिलेगी आपको हमेशा। तो 30 डिग्री के सामने जो भी मान होता है उसमें √3 से गुणा कर देते हैं, तो 60 डिग्री के सामने वाला मान हमें मिल जाता है। यानी कि ये ऊंचाई हो गई a/2 √3। मुझे बताओ a का a में गुणा होगा क्या हो जाएगा, चलो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 है ना बटे में, देखो √3 को मैं आगे लिख रहा हूं, सब गुणा में है तो कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। √3 को आगे लिख रहा हूं, 2 को 2 में गुणा होगा तो कितना होगा, 4, और a का a में गुणा कर देंगे तो a², जिसको हम फॉर्मूले के रूप में याद रखते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा²। और दूसरी बात, एक तो एरिया निकाल लिया है आपने, आपको भी याद होना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन जिस तरह से मैंने जो बताया ना, इस प्रोसेस को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि कई चीजें हैं जो आपको ये पता ना होने पर आपकी गलत हो सकती हैं, कि ये फॉर्मूला आया क्यों, सीधा रटना नहीं है। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा²। चलिए अब दूसरी बात मैंने जो आपको बताई है, जो आपको याद रखना है वो है इसकी हाइट का फॉर्मूला। हाइट क्या होती है, √3, हमें पता है कि भुजा का आधा a/2, भुजा का आधा a/2 जो कि किसके सामने मिलेगी, 30 डिग्री के सामने। बस इसमें √3 से हमें गुणा करना है, यानी इसको ऐसे याद रखते हैं ज्यादातर छात्र, √3/2 इंटू भुजा। तो ये 2 बातें आपको अभी यहां पर याद रखना होंगी। ठीक है, तो कैसे आया है, क्यों आया है वो भी पता हो और याद भी रखना, दोनों चीज। ऐसा नहीं पता कैसे आया पता हो तो आपने याद नहीं किया, मैं इसमें दोनों चीजें जरूरी होती हैं, क्यों आया और उसका शॉर्टकट, डायरेक्ट क्या याद रखना है, वो दोनों ही बातें पता होना चाहिए, दोनों का बैलेंस हमें बनाना चाहिए, क्योंकि एक के पता ना होने पर, दोनों में से एक बात का पता ना होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम एरिया जो है वो समझ गए हैं, क्यों आता है एरिया, और जो ऊंचाई है वो इसकी क्या होती है और क्यों होती है, ये 2 बातों को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम अगली बात को चर्चा में लेते हैं, और अब हम चर्चा में लेने वाले हैं दोस्तों क्या, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या को। ठीक है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, क्योंकि पिछली बार हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था वहां भी निकाला था हमने अंतः त्रिज्या परित्रिज्या। ठीक है, 1 मिनट में इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। चलिए, तो
अभी तक हम ये कर चुके हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो ऊंचाई होती है दोस्तों, वो क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःत्रिज्या परित्रिज्या से पहले आपको कुछ बहुत जरूरी बात पता होना चाहिए। ऐसा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ऐसे एग्जाम्स में ये बहुत आसान क्वेश्चंस में आता है, लेकिन आसान है इसलिए पूछे भी जाते हैं। ऐसा कौन सा ट्राइंगल, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें चारों केंद्र एक ही जगह पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं? तो आपका जवाब होगा क्या, समबाहु त्रिभुज। सर सवाल है कि ये चारों केंद्र क्या होते हैं? तो दोस्तों चार केंद्र, ट्राइंगल में चार केंद्र और चलते हैं जो हमें ध्यान रखना है, वो है, पहला है इन सेंटर। इन सेंटर यानी क्या होता है, अंतः केंद्र, लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस इसके ऊपर कर चुका हूं। इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र को हम बात कर चुके हैं, कोणार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ओके। फिर हमने परिकेंद्र यानी सर्क्यूम सेंटर, इसको भी चर्चा में लिया है, तो मेहरबानी करके आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए। सर्क्यूम सेंटर यानी परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या समझा हमने, भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं, लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। फिर जो तीसरा केंद्र आता है, जो चार केंद्र में से, चार सेंटर्स में से जो तीसरा आता है वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लंब केंद्र। आप लिख लीजिएगा, ऑर्थो सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लंब केंद्र। अब ये लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र होता है शीर्ष लंबो, शीर्ष लंबो यानी ऑल्टीट्यूड्स, शीर्ष लंबो का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, आप ऐसा लिख लीजिएगा, शीर्ष लंबो का प्रतिच्छेद बिंदु। सर ये क्या हुआ, मैं बता देता हूं। देखो मैं एक छोटा सा पिद्दू सा जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। शीर्ष लंब यानी शीर्ष से भुजाओं तक, सॉरी, शीर्ष से भुजाओं तक खींचा गया एक लंब, उसको क्या कहते हैं हम, शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे ये तीन शीर्ष है ना, तीन वर्टेक्स दिख रहे हैं ना आपको, तो शीर्ष से भुजाओं तक खींचा गया लंब यानी परपेंडिकुलर। अब ऐसे इस शीर्ष से इस भुजा तक एक लंब खींच देते हैं यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे इस शीर्ष से इस भुजा को जोड़ देते हैं लेकिन एक सीधी रेखा यानी 90 डिग्री में। तो ये तीनों जो शीर्ष लंब हैं, तीनों जो शीर्ष लंब है, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर के नाम से। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सेंट्रोइड। जो चौथा केंद्र होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या होता है, ये हर एक परिभाषा पूछी गई है पिछले एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या दोस्तों, केंद्रक। केंद्रक, केंद्र और केंद्रक फर्क रहेगा। ठीक है, केंद्रक, सेंट्रोइड को क्या बोलेंगे, केंद्रक। केंद्रक नाम आ जाए समझ जाइएगा, इसकी समझ जाइएगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, अरे उसके बारे में बात कर रहा है जिनके प्रतिच्छेद होने पर केंद्रक बनता है। किनके प्रतिच्छेद होने पर केंद्रक बनता है भैया, माध्यिका यानी मीडियन। जो माध्यिकाएं होती हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। चलिए मैं इसके ऊपर अभी बात करने वाला हूं, मुझे बताओ। इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर बड़े ही डिटेल मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा है, वहां देखेंगे आप। ऑर्थो सेंटर यानी शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये हो गया। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है केंद्रक। ये परिभाषा रटी होना चाहिए, और अभी तक नहीं है ना भाई साहब, बहुत परेशानी आने वाली आने वाले एग्जाम्स में आपको। क्यों, क्योंकि इस बार आप नहीं चाहोगे कि रिस्क लो, ये जीवन का आखिरी एग्जाम है, ये समझ कर देना है। ठीक है, तो जो भी पढ़ा रहा हूं उसको बड़े ही व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाइए, एकदम रट लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रोइड के ऊपर। सेंट्रोइड, जैसा कि हमने याद किया, रटा के माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम सेंट्रोइड के नाम से जानते हैं। तो देखो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया ABC। ठीक है, अब यहां से जो बातें हैं, एकदम गहरी सांस लो, यहां से जो बातें बता रहा हूं वो सारी बातें याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या पर लेकर जाने वाला हूं इसके। ठीक है, ओके। मैंने माध्यिका कैसे खींचे जाएंगे भैया, शीर्ष से जाएंगे हम, शीर्ष से जाएंगे हम
शीर्ष से जाएंगे और सामने वाली भुजा को पर इस तरह से एक रेखा खींचेंगे कि ये जो रेखा खींची है, ये जो रेखा खींची है ना, ये इसके बराबर दो हिस्से कर दे, इसीलिए तो उसका नाम है मध्य का, मध्य यानी बीच। ये जो रेखा है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिले, ये इसका क्या है, बीसी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर भाग होंगे। ऐसे ही यहां से मैंने एक रेखा खींची तो ये जो रेखा यहां गई है ये इसके बराबर दो हिस्से करेगी, भले डायग्राम में ना दिख रहा हो। ऐसे ही मैंने यहां से एक रेखा खींची तो ये इसके क्या करे, बराबर दो हिस्से करे। ठीक है, तो ये जो तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं, तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं, वह पॉइंट केंद्रक कहलाता है। ठीक है, ये बात तो वैसे भी समझ में आ गई थी। अब जरूरी बात यह है कि देखो, मैं इन सबको हटा देता हूं। ठीक है, ये मैंने फिर से बना देता हूं, 1 मिनट। देखो, मैंने वो जो केंद्रक था ना वो ये रहा। ठीक है, और फिर से मैंने जो है क्या बना दिया, ट्राइंगल को फिर से बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी क्या बना है, केंद्रक बना है। ठीक है, ये केंद्रक है। होता यह है कि जो आपको जरूरी बात ध्यान रखना है वो ये कि केंद्रक से जब माध्यिका खींची जाती है, जैसे कि अभी एक ही माध्यिका खींची, तो जो केंद्रक होता है ना वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में बांटता है। 2:1 में बांटने का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है जब आप माध्यिका को खींचेंगे तो ये जो, जैसे कि मैंने AD और O, तो A से O तक का हिस्सा आपको बड़ा दिखेगा, O से D तक का हिस्सा छोटा दिखेगा। 2:1 का मतलब क्या है कि मान लो भाई साहब यहाँ 20 मीटर है तो यहाँ 10 मीटर होगा, मतलब A से D तक की लंबाई 30 मीटर है, लेकिन A से O तक की कितनी, 20 मीटर, O से D तक की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। तो जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये जो केंद्रक के नीचे वाला हिस्सा है, ये छोटा वाला हिस्सा है, वो बड़े वाले हिस्से का आधा होता है। यहाँ 20 है तो यहाँ 10, यहाँ 100 होगा तो यहाँ 50, यहाँ 50 होगा तो यहाँ 25, यहाँ 12 होगा तो यहाँ 6। चलिए ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई है, इतना याद रखोगे। चलिए अब एक और सवाल है। अब हम समबाहु त्रिभुज के ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो अभी हमने ये सीखा था कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। माध्यिका जो होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। यानी ये जो AD यहां पर दिख रही है आपको, AD जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये जो AD है ये माध्यिका भी है और इसकी ऊंचाई भी है। चलिए दूसरा पॉइंट क्लियर होता है। तीसरी बात अभी आपने बताई सर कि अगर ये इसका केंद्रक है, ये इसका क्या है दोस्तों, केंद्रक। अगर ये इसका केंद्रक है तो सेंट्रोइड है, तो इसी O पॉइंट पर, O जिस जगह पर है उसी जगह पर बाकी के 3 केंद्र भी होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही जगह पर होते हैं। यानी ये O परिकेंद्र भी है यानी सर्कम सेंटर भी है, O इन सेंटर भी है, अंतः केंद्र भी है, O ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र भी है और केंद्रक भी है। सही है क्या? चलिए सर क्या पागल बनाए जा रहे हो, मुद्दे की बात पर आओ ना, क्या बताना चाहते हो? अरे भाई बता रहा हूं। देखो ये AD क्या है, इसकी ऊंचाई थी, यानी ये AD इसकी माध्यिका भी है। अब मैंने जो है यहां पर एक पॉइंट बना दिया अपने मन से, जो कि बता रहा है केंद्रक को, जो कि बता रहा है परिकेंद्र को, जो कि बता रहा है अंतः केंद्र को। अब मुझे बताइए कि हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, इन रेडियस, क्योंकि हमने जो टॉपिक उठाया था वो उठाया था अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या को लेकर। सही है, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्या होती है समबाहु त्रिभुज की। तो अंतः त्रिज्या की अगर हम बात करें तो अंतः त्रिज्या क्या होता है, अंतः त्रिज्या होता है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर से भुजाओं तक की लंबवत दूरी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, भुजाओं तक की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और जो सर्क्यूम रेडियस होता है वो क्या होता है, परिकेंद्र यानी सर्क्यूम सेंटर से शीर्ष यानी वर्टेक्स तक की दूरी, शीर्ष तक की दूरी। सही है, ठीक है। अब देखो बड़े काम की बात बता रहा हूं। अगर मुझे समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या निकालना है,
समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या निकालना है। तो परित्रिज्या क्या होगी? परिकेंद्र से शीर्ष तक की जाने की दूरी। लेकिन सर ये केंद्र तो सारे केंद्र हैं, ये जो पॉइंट तो सारे केंद्र को बता रहा है, यानी ये क्या है? परिकेंद्र है। ये अगर परिकेंद्र है तो मुझे बताओ, जैसे अगर मैंने इसको इस पॉइंट को O नाम दे दिया, तो मुझे बताइए कि क्या परिकेंद्र से शीर्ष है ना, ABC, ये क्या है? शीर्ष है। तो परिकेंद्र से जब आप शीर्ष तक पहुंचे तो ये जो लाइन आपको दिख रही है A से O तक, ये इसकी परित्रिज्या होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम अंतः त्रिज्या की बात करें तो अंतः त्रिज्या क्या है? अंतः केंद्र से भुजाओं तक की लंबवत दूरी। मुझे बताओ, ये अंतः केंद्र भी तो है, अरे वही सब सारा केंद्र है, ये अंतः केंद्र भी तो है, और ये अंतः केंद्र से भुजाओं तक लंबवत दूरी ही तो है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी सर जो मैं अब ग्रीन लाइन से बनाने वाला हूं, ग्रीन करके बनाने वाला हूं, ये इसकी अंतः त्रिज्या है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बताओ, ठीक है? परिभाषाएं याद होना चाहिए। तो ग्रीन है आपकी क्या? ग्रीन है आपकी क्या? अंतः त्रिज्या, और रेड है आपकी परित्रिज्या। चलिए फिर अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए कि ये जो आपको AD रेखा दिख रही है, ये जो AD रेखा दिख रही है, ये माध्यिका भी तो है, और ये O इसका केंद्रक है। यानी अगर ये O इसका केंद्रक है तो ये तो 2:1 में बटा होगा। A से O तक और O से D तक 2:1 में बढ़ जाएगा। मतलब क्या सीखे हम? क्या सीखे? चूंकि सर OD क्या थी? अंतः त्रिज्या। AO क्या है? परित्रिज्या। सर हमें समझ में आया कि जो अंतः त्रिज्या होती है वो परित्रिज्या की आधी होती है। अरे माध्यिका 2:1 में टूटेगी ना। अगर इसका मान 20 मीटर आएगा A से O तक, तो इसका मान OD का मान 10 मीटर आएगा। 2:1 में बटना है। तो सर हमने यहां से पहला पॉइंट जो हमें सीखने को मिला वो ये मिला कि सर जो इन रेडियस होती है, जो इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या होती है, वो सर्क्यूम रेडियस यानी परित्रिज्या का आधा होती है। चलिए ठीक है। लेकिन सर अभी भी ये नहीं बताया कि अंतः त्रिज्या निकालना कैसे है। अब मुझे बताइए कि ये यहां तक समझ में आ गया हमें। अब मुझे बताइए कि ये AD क्या है? ये AD क्या है? ऊंचाई। ये AD क्या है? ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा। अगर मुझे परित्रिज्या निकालना हो, अगर मुझे परित्रिज्या यानी सर्क्यूम रेडियस मुझे निकालना हो, तो जो पहले तो मैं लिख रहा हूं क्या? ऊंचाई। क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। √3/2 इंटू भुजा, ये मैंने लिख दी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है। मुझे पता है ये 2:1 में बट रही है, यानी √3/2 इंटू A कौन बट रही 2:1 में? अरे भाई साहब ऊंचाई, माध्यिका एक ही तो है, ऊंचाई 2:1 में बट रही है। तो 2:1 में जो ऊंचाई बट रही है उसका जो 2 वाला हिस्सा है वही तो परित्रिज्या है ना, A से O तक। यानी परित्रिज्या निकालने के लिए हम ऊंचाई का, मुझे बताओ जैसे कि 200 रुपए हैं, 200 रुपए हैं और इसको मुझे 5:3 में बांटना है। तो हम सबको पता है कि 200 रुपए को 5:3 में बांटना है और मुझे बताना है कि ये वाला हिस्सा कितना है। तो हम क्या करते हैं? पहले 5 का गुणा करते हैं जो हिस्सा निकालना है उसका, और फिर 5 और 3 दोनों को जोड़कर, जो भी अनुपात में नंबर उनको जोड़कर भाग दे देते हैं। यही करते हैं। अब चूंकि मुझे ऊंचाई जो है क्या? √3/2 इंटू भुजा है, मुझे ये 2 वाला हिस्सा निकालना है। 2:1 में ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन जो 2 वाला हिस्सा है वो परित्रिज्या को बता रहा है। तो 2:1 में 2 वाला हिस्सा परित्रिज्या को बता रहा है, तो मैं 2 से गुणा करूंगा और 2:1 यानी 2 और 1 3, उससे मैं भाग दे दूंगा। इस तरह से मुझे परित्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है। अगर ये परित्रिज्या मिल जाएगी तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो ये 2 से 2 काट देता हूं, बुरा तो नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो A आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। A आगे लिख रहा हूं या कुछ भी नहीं। देखो चलिए A यहां लिख दिया। अब क्या बच रहा है आपके पास? √3/3। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? जो √3 है ना उसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूं, यानी परिमीकरण कर रहा हूं। परिमीकरण कैसे करते हैं? √3 है ना, तो √3 का ऊपर गुणा कर दिया, नीचे गुणा कर दिया। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये वापस कट जाएगा, वो ही बन जाएगा। सही है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि √3 का √3 में गुणा होगा, तो रूट से रूट में गुणा होता है, रूट हट जाता है ना, एक ही जैसा नंबर हो तो ये कितना बचेगा? 3। तो ये 3 होगा तो 3 से 3 कट जाएगा ना,
√3 का √3 में गुणा करोगे 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी a बटे में √3। तो ये होती है क्या? परित्रिज्या। ये होती है क्या? परित्रिज्या। कैसे ध्यान रखेंगे? बहुत सिंपल है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका 2/3 हिस्सा निकालना है आपको। 2:1 में बांटना है ना, 2/3 हिस्सा निकालना है आपको। क्या आ जाएगी? परित्रिज्या आपको मिल जाएगी। यानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज याद रख ली है ना, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या? √3/2 ऊंचाई का वो हिस्सा। लेकिन ये समझना भी जरूरी है और ऐसा आप याद भी इसको रख सकते हो। ठीक है, कारण है बहुत सारे कि ये समझकर करना जरूरी है। ठीक है, कारण है बहुत सारे, मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने देखा कि a/√3 क्या है? समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या होती है, जो हमें याद रखना है। दूसरी बात यह है कि अंतः त्रिज्या। सर आपने ही तो बताया कि समबाहु त्रिभुज के लिए परित्रिज्या सर्क्यूम रेडियस का आधा कर दो तो आपको इन रेडियस मिल जाती है। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए भाई साहब ये क्या है? आपकी परित्रिज्या है ना। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 2 से भाग देते हैं ना, तो ये हमने 2 से भाग दे दिया, बटे में 2 लिख दिया। यानी कि हमारे पास परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या दोनों तैयार हो गई है समबाहु त्रिभुज की। कोई समस्या यहां तक? कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। इनको हटाता हूं। ये आपको बहुत मदद करेंगी दोस्तों, है ना, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व कराता हूं मैं आपको, है ना। चलिए, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हमें ऊंचाई दी है 4√3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल और इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? चलिए, तो मुझे बताइए कि हमें जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी है कि कितनी है? 4√3। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है? जो इसका सर्क्यूम सर्कल का जो एरिया है और जो इसका इन सर्कल का जो एरिया, उसमें रेशो बताना है। परिवृत्त से अंतर्वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका हमें वो बताना है। ठीक है, ऊंचाई 4√3 हो गई। मुझे बताओ सर्क्यूम रेडियस कैसे आती है? ऊंचाई का 2/3 निकालकर। ऊंचाई कितनी है? 4√3, इसमें 2/3 से गुणा कर देंगे तो हमें जो है इसकी परित्रिज्या मिल जाएगी, यानी 8√3/3। ठीक है, और भी गुणा वुणा कर सकते हो पर छोड़ो। ठीक है, और इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी? जो इसकी परित्रिज्या उसका आधा। मुझे बताओ 8√3/3 का आधा क्या होगा? आप 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे तो ये 2 से भाग दोगे तो 8 में भाग जाएगा, 4 बचेगा और बाकी सब ऐसा का ऐसा रहे। तो इसकी परित्रिज्या हो गई और ये इसकी जो है अंतः त्रिज्या हो गई। सही है। मुझे क्या करना है? मुझे बताना है परित्रिज्या से जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल और अंतः त्रिज्या से जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल में अनुपात। तो मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो देखो पाई, परित्रिज्या वाला वृत्त के लिए परित्रिज्या ही रखोगे ना, πr², मतलब हम परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो πr²। r कौन होगा यहाँ पे? 8√3। तो ये 8√3/3 ये उसकी त्रिज्या हो गई, इसका स्क्वायर। सही है, ठीक है। अनुपात किसका? अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल भी कैसे आएगा? πr², लेकिन r का मतलब त्रिज्या, लेकिन अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो क्या है? 4√3/3। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए उसका πr² ये हो जाएगा। अनुपात निकालना है, पाई से तो पहले पाई काट दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 64। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, अनुपात लिखा हुआ है। 4 का स्क्वायर कितना? 16। √3 का स्क्वायर कितना? 3 और नीचे 3 का स्क्वायर कितना? 9। सही है। कभी भी जो अनुपात का साइन हो तो हम क्या करते हैं, जो बाद वाला जो नंबर है 16 × 3/9 है ना, इसको पलटकर मैं 9/16 × 3 कर रहा हूं। देखो 16 × 3/9 था, मैंने क्या कर दिया, उसको पलट दिया, 9/16 × 3 कर दिया। लेकिन ऐसा थोड़ी मनमानी कर सकते हैं, अनुपात का चिन्ह है ना, वो गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो 16 एकम 16 और 16 से कितनी बार में जाएगा? 4, यानी कितना आंसर आएगा आपका?
4:1। आपका आंसर कितना जाएगा दोस्तों? 4:1। ठीक है, सही किया है क्या? कोई कहीं कुछ गलती? ओके, ऑप्शन में है 4:1। ठीक है, ठीक है। 8 4 दूनी 8, √3/3 है। इसका आधा किया तो 2 से भाग गया 4 बार में, 4 √3/3 हो गया। ठीक है, पाई r², 8√3 का होल स्क्वायर, और फिर छोटी वाली त्रिज्या यानी अंतर त्रिज्या लेना 4 √3/3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, √3 का 3, 3 का स्क्वायर 9। पाई से पाई कट गया है, 4 का ओके 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 नहीं सही है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि पलट दिया था हमने, और 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो 16 × 3/9 आया था, जिसको पलट कर 9 में 16 × 3 कर दिया था। 3 से 3 कट गया, 9 से 9 कट गया, 16 से 64, 4 बार में कट गया 4:1। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक, चलिए इसी के हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी करेंगे। ठीक है, वीडियो है, कोई चीज़ कम समझ में आए तो दोबारा भी देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस की तरह नहीं है कि एक बार समझ में नहीं आया तो फिर वो गया। ठीक है, चलिए अब एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखना है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बात बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं बोल रहा हूं। यहां पे जो हम बात करने वाले हैं, इस प्रोसेस से हर ट्राइंगल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ के दौरान मैं इस जो बता रहा हूं इससे जो है क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, वो मतलब समबाहु ना भी हो उसके लिए भी ये बात काम करेगी। अब ये क्या बात है वो सुनो। आपसे वो क्या कहेगा? वो आपसे बोलेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, या फिर वो कहेगा कि सिर्फ एक त्रिभुज है। ठीक है, बोलेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि उसने कहा मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है। वो कहेगा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक पॉइंट आप चुन लीजिए अपने मन से। मैंने ये पॉइंट चुन लिया। ठीक है, फिर इस पॉइंट से तीनों भुजाओं पर, फिर इस पॉइंट से समबाहु त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट चुन लिया, फिर इस पॉइंट से तीनों भुजाओं पर आपको लंब खींचना है। एक लंब हो गया, एक और परपेंडिकुलर खींच दिया, और एक और परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, ऐसा बोलेगा। अब आपसे वो बोलेगा कि बताओ इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो क्या है। ठीक है, अब इसमें से वो क्या करेगा? या तो आपको जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसका मान दे देगा, या फिर आपको क्या करेगा, या फिर ये करेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो खुद ही दे देगा पहले, और भुजा का पूछ रहा होगा। या फिर आपको क्या करेगा कि ये जो आपने परपेंडिकुलर खींचे इनके मान दे देगा। लेकिन इनमें कनेक्शन क्या है वो समझना जरूरी है। वो तो क्वेश्चन में जैसा पूछेगा, जैसा हम पीडीएफ से करेंगे तो फिर वो निपट ही लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। ABC बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट को O मान लिया हमने। इनको नाम दे देते हैं हम D, E, F। ठीक है, माना कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी भुजा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, पहले तो हमने ये अज्यूम किया है। ठीक है, तो इसकी भुजा हमने मान ली क्या दोस्तों? A। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है क्या है? वो A है। ठीक है, और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो भी आपको जानकारी है ना, इसी आधार पर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चूंकि समबाहु त्रिभुज भुजा है तो तीनों भुजाएं एक ही होंगी, AB, BC और AC। ठीक है, एक और बात क्या है, ये जो लंब खींचे हैं ना, इनको हम मान लेते हैं कुछ। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया मैंने क्या? H1, इसको नाम दे दिया मैंने क्या? H2, और इसको नाम दे दिया मैंने H3, या P1, P2, P3 दे देता हूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, इस पर पहला जो लंब है परपेंडिकुलर है वो P1 हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया P2, इसको नाम दे दिया मैंने P3। ठीक है, ओके। अब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, बहुत सारे क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये करना है कि यहां से इस तरह से हम लाइंस को खींचेंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो देखो एक ट्राइंगल बनेगा AOB बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूं, एक पॉइंट और मिलाने वाला हूं, वो ये है। देखो एक ट्राइंगल AOB दिख गया आपको? नहीं, A, ये इसको क्या माना हमने? O माना है, तो AOB। ठीक है, फिर एक और ट्राइंगल मिलेगा आपको क्या? BOC।
दिख गया आपको BOC। फिर एक और ट्राइंगल मिलेगा आपको AOC। 3 ट्राइंगल है, और अगर इन 3 ट्राइंगलों की बात करें तो अगर इन 3 ट्राइंगल के क्षेत्रफल को जोड़ दें या इन 3 ट्राइंगल को जोड़ दें तो वापस पूरा त्रिभुज बन जाता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो AOB ये हिस्सा हो गया, फिर ये वाला हिस्सा हो गया, और फिर ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि त्रिभुज ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, ट्राइंगल ABC का एरिया है वो क्या होगा? ट्राइंगल AOB का एरिया। ट्राइंगल में एरिया नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना है, एरिया बोल रहा हूं मैं ना। ट्राइंगल AOB का एरिया, ट्राइंगल BOC का एरिया और ट्राइंगल AOC का एरिया। अगर ये तीनों ट्राइंगल को जोड़ दें तो वापस बड़ा वाला ट्राइंगल बन जाएगा ना, क्योंकि इसके अलावा फिर बचे ही नहीं ट्राइंगल में कुछ। ठीक है, अब हम AOB पर चर्चा करते हैं। सारे ट्राइंगल को भूल जाइए। चलिए, मैं समझने के लिए मैं पहले बात करता हूं त्रिभुज BOC पर। BOC का एरिया निकालते हैं। तो देखो BOC का आधार क्या है? A, ये भुजा A है ना, B से C तक आधार A, और जो ऊंचाई है वो क्या है? P2। तो अगर हम देखें, जब हम BOC पर बात कर रहे हैं तो BOC का क्षेत्रफल 1/2, मतलब आधार गुणित ऊंचाई लगा रहे हैं हम, है ना, बेस इंटू हाइट। तो BOC का जो क्षेत्रफल है वो 1/2, आधार क्या है इसका? A, और ऊंचाई क्या है इसकी? P2। ठीक है, अब ऐसा ही मैं त्रिभुज AOB पर बात कर रहा हूं। AOB, तो AOB की बात करें, यहां खड़े होकर देखोगे तो आधार क्या है? AB, जिसका मान क्या है? A। तो यहां भी लिखेंगे 1/2, आधार क्या है? A, और इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? P1। सही है। और तीसरा हम निकाल रहे हैं AOC, तो इसको निकालोगे तो इसका भी आधार A आएगा और जो ऊंचाई है वो P3 आ जाएगी। अब मुझे बताओ इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? सर इसमें से सब में 1/2 कॉमन आ सकता है और सब में हमें A भी मिल रहा है। अब जो बचा हुआ है वो हम इस तरह से लिख देंगे। सही है, फिर बाद में ये P1 P2 P3 बचेगा ना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो इस तरह से लिखे, तो अगर बात समबाहु त्रिभुज की चल रही हो, तो इस तरह से जो लंब दिए हो तो क्षेत्रफल कैसे आएगा? 1/2 भुजा तीनों लंबों का योग। 1/2 भुजा तीनों लंबों का योग समबाहु त्रिभुज के लिए यह है। लेकिन मान लो कोई दूसरा ट्राइंगल होता, समबाहु त्रिभुज नहीं होता, दूसरा ट्राइंगल होता, समबाहु त्रिभुज नहीं होता, तो फिर हम यहाँ पे ए जो तीनों भुजाओं को एक जैसा माना है, इनकी जगह क्या मान लेते? ABC। फिर कॉमन नहीं आता, जैसे यहाँ पे सब जगह A कॉमन आ गया तो बाहर लिख दिया, क्योंकि ABC है तो कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो भुजाओं की लंबाई लिख कर देगा आपको, और फिर उसमें वो जैसा चाहे वो पूछ सकता है, जैसा हम PDF में देखेंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, फिर हम वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं, तो मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और यह है कि वो आपसे यह कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मान लो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों शीर्षों को काटा है आपने, तीनों जो वर्टेक्स है वहां से आपने इसको काटा है, और एक हेक्सागोन यानी समषटभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं हो, 6 ही बराबर हो, समषटभुज हेक्सागोन, उसका आपने निर्माण किया है। ठीक है, तो वो इसमें पूछता है, तो इसका मतलब क्या है? तीनों शीर्षों को काटने का मतलब है कि देखो, जैसे मैंने जो है यहां से ये पहला शीर्ष काट दिया, मतलब ये टुकड़ा अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो है मैंने जो है यहां से एक शीर्ष काट दिया। ठीक है, ऐसे ही जो है 3 शीर्ष है ना, तीनों कोनों से आपको काटना है, तो ऐसे ही मैंने जो है यहां से इसको काट दिया। ठीक है, तो अब क्या बोला मैंने? देखो 3 कोने काट दिए, मतलब क्या है? अब ये जो पहले आपका समबाहु त्रिभुज था वो अब कैसा दिख रहा है? देखो मैं इसको ऐसा बना देता हूं, 1 मिनट। आपने जो है इसके तीनों शीर्षों को काट दिया, तो मुझे बताइए कि ये जो अब आपको बीच में जो, अब चूंकि क्या बचेगा? ये तो है ही नहीं, अब केवल जो बीच में आकृति है वो बच रही ना। तो ये बताओ, ये एक समषटभुज नहीं बना कि इसकी एक भुजा हो गई? देखो एक ये बचेगी, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं? देखो
मैं ये करने वाला हूं कि मैं इसके भी डायगोनल खींच रहा हूं, इसके पॉइंट्स को मिला रहा हूं। ठीक है, ये प्रॉपर बिल्कुल सही नहीं बनने वाला है क्योंकि मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया है। ये मान लो ये इस पॉइंट पर ये मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने बीच से भी खींच दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, ये क्या आप चित्रकारी करे जा रहे हो, मैं ये बता रहा हूं कि जब आप एक समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 शीर्षों को काटकर एक समषट्भुज बनाते हो, तो ये जो 3 कोने आपने काट दिए, अगर इनको भी मैं पास में ही रख दूं चिपका कर, तो देखो समबाहु त्रिभुज 9 त्रिभुजों में टूट चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 के 9 त्रिभुज बराबर होते हैं, ये 9 के 9 त्रिभुज बराबर होते हैं। अब वो आपसे क्या करता है, वो ये पूछता है कि बताओ आपने जो 3 शीर्ष काटे हैं, तो कितना, मतलब समबाहु त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल बचा है, परसेंटेज में वो आपसे पूछता है। समबाहु त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल बचा है, कितना एरिया बचा है, तो आपको बचा हुआ जो एरिया है, रिमेनिंग एरिया जो है, बचा हुआ जो क्षेत्रफल है, वो कैसे निकालोगे। तो देखो हमें पता है परसेंटेज में बताना है बचा हुआ जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो कितना है। तो हमें पता है परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बटे के नीचे लिखते हैं कुल क्षेत्रफल, फिर ऊपर रखते हैं वो जो निकालना है यानी बचा हुआ क्षेत्रफल, और फिर गुणा करते हैं 100 से। अगर हम देखें हमारे पास कुल त्रिभुज कितने थे, 9, हमारे पास शुरू में 9 त्रिभुज थे ना, और बचे हुए कितने, चूंकि ये 1 2 3 तो चले गए, बचे हुए कितने 6, तो 6 ऊपर लिखेंगे और गुणा करेंगे कितने से, 100 से, तो 2/3, और 2/3 का मतलब हम लोग सब अच्छे से समझते हैं कितना होता है, 66 सही 2/3%। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, नहीं भी है तो 200 में 3 से भाग दोगे तो 66 सही 2/3 आएगा। मान लो वो आपसे ये पूछता है कि जो खराब हुआ क्षेत्रफल है, वो कितना है, जो खराब हुआ क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, ठीक है। अब खराब हुआ क्षेत्रफल पूछेगा तो भाई साहब कुल क्षेत्रफल कितना था, 9, और खराब कितना हुआ है, 3, कुल क्षेत्रफल नहीं मैं बात कर रहा हूं, कुल त्रिभुज कितने थे, 9, उन्हीं को हम क्षेत्रफल की तरह समझ रहे हैं। तो कुल त्रिभुज कितने थे, 9, और खराब कितने हो गए हैं, 3, तो 3 ऊपर रखेंगे हम और गुणा करेंगे 100 से, सही है। तो 3 से ये जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/3 का मतलब भी समझते हैं, या हम बात करें कि 3 से 100 में भाग देना है तो 33 सही 1/3%। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बाकी की बातें में आगे चर्चा मिलूंगा, फिलहाल ये सब बातें आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक वीडियो सबने देखी होगी, उम्मीद करता हूं आप लोग एक ये सपोर्ट कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। हम लोग धमाल मचाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।